आज के इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक ऐसी दिलचस्प दुनिया में कदम रखते हैं जहां शिक्षक सिर्फ क्लास में पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि वो असल में एक व्यवहारिक जासूस की तरह काम करते हैं। अब देखिए, ये जासूसी किसी क्राइम को सुलझाने की नहीं है, बल्कि इस गहरे रहस्य को खोलने की है कि बच्चे आखिर सीखते कैसे हैं। जब वो किसी मुश्किल विषय को देखते हैं तो उनका दिमाग कैसे काम करता है और क्लास के अंदर उनकी असली ज़रूरतें क्या हैं। सच में यह एक बेहद ही रोमांचक प्रक्रिया है। तो यहाँ सबसे पहले एक बेहद अहम सवाल सामने आता है। शिक्षक आखिर बच्चों के दिमाग को वास्तव में कैसे पढ़ लेते हैं, कैसे समझते हैं? क्योंकि एक बेहतरीन और प्रभावी शिक्षण के लिए सिर्फ अंदाजा लगाना ही काफी नहीं होता। किसी भी क्लास को सफलतापूर्वक चलाने के लिए एकदम सटीक और असली डेटा चाहिए होता है, ताकि बच्चों की वास्तविक और छिपी हुई जरूरतों की गहराई से खोज की जा सके। और बस ठीक यहीं से एक जासूस के रूप में एक आदर्श शिक्षक की कहानी शुरू होती है। आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, कक्षा में अनुसंधान। दूसरा, वर्णनात्मक अनुसंधान को डिकोड करना। तीसरा, अवलोकन का उपकरण। चौथा, औपचारिक बनाम अनौपचारिक तरीके। और पांचवां, इसकी ताकत और सीमाएं। इस पूरी यात्रा में हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण सी कक्षा एक रिसर्च लैब में तब्दील हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, कक्षा में अनुसंधान यानी शिक्षक का टूलकिट। एक शिक्षक के पास छात्रों का अहम डेटा इकट्ठा करने और पढ़ाने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए कई शानदार औजार होते हैं, जिन्हें अक्सर केंद्रीय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स में भी परखा जाता है। जब हम क्लासरूम में सुधार लाने की बात करते हैं तो कई सारे आम तरीके मौजूद हैं, जैसे कि अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार और केस स्टडीज। ये सभी तरीके स्कूल लेवल के प्रोजेक्ट्स और शिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने में जबरदस्त मदद करते हैं। इनमें से हर एक का अपना खास महत्व है, लेकिन अब हम अपना पूरा ध्यान सबसे अहम तरीके पर लगाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, वर्णनात्मक अनुसंधान को डिकोड करना, जो कि इसका सर्वोत्तम ढांचा है। यह मनोविज्ञान का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख रिसर्च मेथड माना जाता है। इंसान का व्यवहार कैसे बदलता है, इस पर मनोविज्ञान की अधिकतम थियरीज इसी ढांचे से निकलती हैं। अब ये डिस्क्रिप्टिव शब्द आया कहाँ से है? ये अंग्रेजी के डिस्क्रिप्शन से बना है, जिसका मूल अर्थ ही है किसी भी चीज, घटना या स्थिति का पूरा और विस्तृत वर्णन करना। इस तरीके का पूरा फोकस किसी भी जांच के नतीजों को बहुत ही गहराई और डिटेल में समझाने पर होता है। यह सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि क्या, कैसे और क्यों हुआ, उसकी एक पूरी की पूरी तस्वीर हमारे सामने खड़ी कर देता है। इस खास तरीके की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पियाजे और वायगॉत्स्की जैसे मनोविज्ञान के महान दिग्गजों ने भी अपने सिद्धांतों के लिए इसी वर्णनात्मक अनुसंधान का ही इस्तेमाल किया था। उदाहरण के लिए, पियाजे ने बिल्कुल इसी तरीके का इस्तेमाल करके ये विस्तार से समझाया था कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों के सोचने और चीज़ों को समझने की क्षमता में आखिर किस तरह बड़े बदलाव आते हैं। ये वाकई में शिक्षा जगत की नींव है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, अवलोकन का उपकरण, यानी एक जासूस का मैग्नीफाइंग ग्लास। वर्णनात्मक अनुसंधान के इस विशाल ढांचे के अंदर यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे पहला औजार है। अवलोकन या कहें ऑब्जर्वेशन, इसका सबसे सीधा और आसान मतलब है देखना। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ यूं ही देखना भर नहीं है। यह एक स्पष्ट मकसद के साथ वास्तविक समय का डेटा इकट्ठा करने की एक बहुत ही बुनियादी क्रिया है। क्लास के भीतर शिक्षकों के लिए हर दिन जानकारी जुटाने का ये एक ऐसा काम है जो कभी खत्म नहीं होता। सेक्शन 4, औपचारिक बनाम अनौपचारिक अवलोकन के 2 तरीके। एक असली और भागती दौड़ती क्लास में इस मैग्नीफाइंग ग्लास को इस्तेमाल करने के मुख्य रूप से 2 अलग-अलग तरीके होते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। एक तरफ है औपचारिक अवलोकन, जिसमें 2 चीजें पक्की होती हैं। पहली है प्लानिंग और दूसरी है रिकॉर्डिंग। ये बहुत ही व्यवस्थित होता है। और दूसरी ओर अगर इनमें से एक भी चीज गायब हो गई, मतलब या तो प्लानिंग नहीं हुई या फिर देखा गया डेटा रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो वो पूरी प्रक्रिया अपने आप अनौपचारिक अवलोकन की श्रेणी में आ जाती है। ये अंतर है तो बहुत बारीक, लेकिन बेहद अहम है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। एक बेहतरीन औपचारिक अवलोकन के 3 स्पष्ट कदम होते हैं। पहला, बच्चों के लिए कोई एक खास एक्टिविटी डिजाइन करना। दूसरा, एक तय समय पर पूरे ध्यान से बच्चे को उस एक्टिविटी को करते हुए देखना। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण कदम, इस दौरान जो भी डेटा मिले उसे तुरंत और सटीकता के साथ रिकॉर्ड करना। ये स्ट्रक्चर ही इस तरीके की असली जान है। इसके बिल्कुल उलट है अनौपचारिक अवलोकन, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर होता रहता है।
एकदम आम सा उदाहरण लें तो जैसे कॉरिडोर से गुजरते हुए अचानक किसी बच्चे की कोई खास हरकत नोटिस कर लेना, वो भी बिना किसी पहले से तय इरादे के और बिना कोई लिखित रिकॉर्ड बनाए। ये तरीका पूरी तरह से सिर्फ हमारी याददाश्त पर ही टिका होता है। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प और तार्किक सवाल सामने आता है। एक शिक्षक के टूलकिट के लिए इन दोनों में से सबसे बेहतरीन और ठोस नतीजे कौन सा तरीका देगा? लंबी अवधि में बच्चों के विकास को मापने के लिए कौन सा अप्रोच ज्यादा सटीक और भरोसेमंद साबित होगा? और इसका जवाब एकदम साफ है। औपचारिक अवलोकन। ये हमेशा एक बेहतर औजार साबित होता है, क्योंकि इसमें एक व्यवस्थित योजना होती है और हासिल किए गए डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता है। डेटा सुरक्षित रहने की इसी गारंटी के कारण शिक्षक भविष्य में बच्चे की असली प्रगति को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। यही वजह है कि औपचारिक उपकरण हर मामले में बहुत आगे हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन 5, ताकत और सीमाएं। चलिए तराजू को संतुलित करते हैं, क्योंकि कोई भी टूल कितना भी शानदार क्यों ना हो, उसकी कुछ सीमाएं तो होती ही हैं। और ये चीज इस रिसर्च मेथड के ट्रेड ऑफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। एक तरफ इसके बहुत ही शानदार फायदे हैं, जैसे बिल्कुल निष्पक्ष और 100% स्वाभाविक व्यवहार को देखना, जिससे निष्कर्ष एकदम सटीक निकलते हैं। पर दूसरी तरफ इसकी कुछ गंभीर कमजोरियां भी हैं, जैसे सैंपल साइज का बहुत ज्यादा छोटा होना, इसमें लगने वाला अत्यधिक समय और लगातार रिकॉर्ड बनाए रखने की एक बहुत बड़ी और थका देने वाली चुनौती। अगर इस टूल की सबसे बड़ी कमजोरी को हम ठोस नंबर्स में देखें, तो वो नंबर है महज 3 से 5। एक शिक्षक एक समय में पूरे ध्यान के साथ प्रैक्टिकल तौर पे सिर्फ 3 या शायद उससे भी कम बच्चों को ठीक से एक साथ ऑब्जर्व कर सकता है। ये नंबर अपने आप में इस मॉडल की बहुत बड़ी रुकावट है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सच में यह बहुत ज्यादा समय लेने वाली प्रक्रिया है। महज 2 या 3 बच्चों की गहराई में जाकर अवलोकन करने में ही 6, 8 या कभी-कभी 10 महीने तक का लंबा समय लग जाता है। समय की इतनी भारी मांग की वजह से ही इस तरीके को एक साथ पूरी की पूरी क्लास पर लागू करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन इन सब मुश्किलों और महीनों की कड़ी मेहनत के बाद जो सबसे बड़ी ताकत हाथ लगती है, वो है एकदम निष्पक्ष सच्चाई। इस दौरान बच्चे पूरी तरह से स्वाभाविक व्यवहार करते हैं, क्योंकि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है। इससे मिलने वाला डेटा बिल्कुल असली होता है, उसमें कोई मिलावट या बाहरी असर नहीं होता। तो इस चर्चा को हम एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर महज कुछ ही बच्चों को ठीक से ऑब्जर्व करने में महीनों लग जाते हैं, तो एक शिक्षक अपने इस जासूसी काम को एक पूरी की पूरी क्लास को समझने के लिए आखिर कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो इस तरीके की सबसे बड़ी सीमा को समेटता है और हमें बाकी के शैक्षिक रहस्यों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है।